तुम कहां वस्ल की उम्मीद कहां, दिल के बहकाने को एक बात बना रखी है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो पिछले कुछ महीने चुनावी गहमा गहमी में बीते हैं। हर चर्चा, हर विमर्श की शुरुआत इसी बात से होती थी कि क्या इस बार बीजेपी कमजोर पड़ेगी, खासकर यूपी जैसे राज्य में जहां पिछले 5 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से सरकार कटघरे में खड़ी हुई। क्या उन घटनाओं का असर बीजेपी पर पड़ेगा? और ऐसी चर्चाओं का नतीजा अक्सर यही निकलता था दोस्तों कि इस बार बीजेपी की यूपी से विदाई तय है। खासकर किसानों ने जिस तरह बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाकर रखा था और उसके बाद पिछले कुछ महीनों से चुनावी तैयारियों में लगे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के लिए जिस तरह जनता का सैलाब उमड़ता था, उसे देखकर यही लगता था कि अब बीजेपी को हारने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी, उन्नाव, हाथरस, सोनभद्र ऐसे तमाम मामलों में लीड लेते हुए विरोध का मोर्चा संभाला और योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया, जबकि अखिलेश यादव ने छोटे दलों के गठबंधन के साथ ही बीजेपी के कुछ दिग्गज नेताओं को तोड़ने का काम किया। योगी सरकार में मंत्री रहे लोगों को समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बिठाकर अखिलेश यादव ने यह संदेश दिया कि अब सत्ता परिवर्तन तय है। चुनाव से पहले बीजेपी चारों ओर से घिर चुकी थी और यही नजर आ रहा था कि इस चक्रव्यूह को वो भेद कर आगे नहीं बढ़ पाएगी। मगर एक तरफ हिंदुत्व और विकास का कॉकटेल और दूसरी तरफ राशन, गैस सिलेंडर, कोरोना वैक्सीन जैसे जरूरी चीजों पर मुफ्त का प्रसाद बांटकर बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि जीत का आशीर्वाद जनता से उसे मिल जाएगा। आसान शब्दों में कहूं तो बीजेपी ने जनता की नब्ज अच्छे से पकड़ी है और वो जानती है कि वोट कब, कहां और कैसे लेना है। जबकि विपक्षी दल न जनता के मन को समझ पाए, न अपनी कमजोरियों को जान पाए। नतीजा यही रहा कि बीजेपी फिर जीत कर सिकंदर बन गई और विपक्ष अब सिर पर हाथ धरे सोच रहा है कि आगे क्या करें। वैसे ये सवाल केवल विपक्ष के सोचने का नहीं है। इस देश की विविधता भरी संस्कृति और सामाजिक विरासत से मोहब्बत करने वालों के लिए भी ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी को इस बार मिली प्रचंड जीत के बाद अब देश की तस्वीर कैसी बनेगी। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्या यूपी भी अब गुजरात की राह पर चलेगा। क्या बीजेपी की जीत से देश में धर्म और जाति की राजनीति और मजबूत होगी। बीजेपी ने यूपी तो जीत लिया, लेकिन क्या इस जीत से मोदी और शाह की जोड़ी के लिए योगी की चुनौती खड़ी हो गई है। और यह भी देखेंगे कि बीजेपी की इस जीत से 2024 की कैसी तस्वीर बन सकती है। पहले देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च को नतीजे आने के बाद अपने भाषण में क्या कुछ कहा है। आइए जरा सुन लेते हैं। भाई और बहनों, आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। 10 मार्च 2022 को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद उसी शाम दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने दिए भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 की जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं कि इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं।
इसके साथ ही मोदी जी ने कहा कि स्त्री शक्ति बीजेपी की जीत की सारथी बनी है। जहां जहां बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली वहां वहां महिला और बेटियों के वोट ज्यादा मिले। उनका यह कथन एक तरह से प्रियंका गांधी की उस राजनीति का जवाब था जिसके आधार पर कांग्रेस इस बार यूपी चुनाव में उतरी थी। लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस स्लोगन के जरिए प्रियंका गांधी ने यूपी की राजनीति में महिला विमर्श खड़ा किया और अपने वादे के अनुसार 40% टिकट महिलाओं को दिए। कांग्रेस के लड़कियों के लिए आयोजित मैराथन में हमेशा खूब भीड़ उमड़ी। प्रियंका गांधी की तारीफ भी हुई कि उन्होंने राजनीति में एक नई पहल की है, मगर इसका लाभ वोटों के रूप में कांग्रेस को नहीं मिला, बल्कि बाजी बीजेपी के हाथ ही लगी। इसीलिए मोदी जी ने यह अलग से याद दिलाया कि उन्हें वोट देने वाली महिलाएं ही अधिक थीं। अपने भाषण में मोदी जी ने परिवारवाद का मुद्दा फिर उठाते हुए कांग्रेस और सपा को बिना नाम लिए घेरा और कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त लोग करके रहेंगे। इसके अलावा फिर से माफिया राज और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि मैं सभी संप्रदायों और जाति धर्मों से आग्रह करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी और माफियों से दूरी बनाएं ताकि सबका भला होगा। तो पीएम मोदी के भाषण में एक तरफ विरोधियों को जवाब देने की कोशिश दिखी, वहीं भावी राजनीति के संकेत भी मिल रहे हैं दूसरी तरफ। आप जानते ही हैं कि प्रियंका गांधी ने स्त्री विमर्श यूपी की राजनीति में शुरू किया था, तो वहीं अखिलेश यादव ने बार बार यह साबित करने की कोशिश की थी कि विकास के सारे काम उनके वक्त शुरू हुए थे और बीजेपी केवल फीता काट रही है। अखिलेश यादव ने जाटों, मुसलमानों और यादवों को साथ लेकर एक नए तरह की सोशल इंजीनियरिंग गढ़ने की कोशिश भी की थी, मगर बीजेपी ने हर बार समाजवादी पार्टी शासन की याद के तौर पर माफिया का बोलबाला लोगों को याद दिलाया और यही संदेश जनता को दिया कि अगर समाजवादी पार्टी आई तो फिर से गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। अखिलेश को जिन्ना और अब्बा जान के नाम पर भी खूब घेरा गया और बीजेपी की यह घेराबंदी 10 मार्च को जीत का पैगाम लेकर आई। अब इसी पैगाम से मोदी जी ने यह बताया है कि 2024 में भी ऐसा ही होगा, यानी अब आम चुनावों में जीत हासिल करने के लिए यूपी मॉडल को दोहराने की कोशिश बीजेपी करेगी। फिर से हिंदुत्व और विकास की पिच पर चुनावी दांव चले जाएंगे। यह प्रयोग बीजेपी गुजरात में कर चुकी है और गुजरात मॉडल बीजेपी की सफलता और मोदी जी के चमकने का एक बड़ा कारण रहा है। 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भाजपा ने बनाया था, तब वो गुजरात के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री थे। उनके शासनकाल में गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी, जिसमें दुनिया भर से उद्योगपतियों को गुजरात में अरबों खरबों के निवेश का अवसर दिया जाता था। अपने उद्योगों और उद्योगपतियों के कारण गुजरात दुनिया भर में चर्चित है और मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते यहाँ गुजरात मॉडल का नैरेटिव सेट किया, जिसे 2014 के चुनाव में भी खूब भुनाया गया। गुजरात मॉडल मतलब विकास के बड़े बड़े दावे करना और जनता को ये एहसास दिलाना कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इसी पर यकीन कर जनता ने 2014 और फिर 2019 में मोदी जी के हाथों में देश की कमान सौंपी और यूपी में भी 2017 के बाद 2022 में इसी तर्ज पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और दोनों बार जीत हासिल की। गुजरात मॉडल का एक पहलू अगर विकास की सुनहरी तस्वीर दिखाना है तो दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलना भी है, यानी भारत की उस बहुलतावादी तस्वीर को खारिज करना है जिसमें सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के लिए सम्मान के साथ स्थान बना हुआ है। गुजरात में जिस तरह पिछले 20-22 सालों में अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए एक अघोषित सा एजेंडा चल रहा है, जिसमें उन्हें बहुसंख्यक हिंदुओं के सामने दोयम होने का एहसास कराया जाता है, कुछ वही काम अब यूपी मॉडल के नाम पर भी हो सकता है और इसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। सीएम योगी ने तो पहले ही कहा था कि यह चुनाव 80 बनाम 20 का है और इसमें 80 का साथ लेकर बीजेपी जीती है। उनके पहले कार्यकाल में लव जिहाद का कानून बना। उनका फोकस बीफ, पशुओं की आवाजाही, नागरिकता पर सवाल उठाने और मुसलमानों में तलाक का अपराधीकरण करने पर रहा है। तो अब दूसरी बार सत्ता मिलने पर वो कुछ और जोर देकर इन मुद्दों को उठा सकते हैं और सख्ती बरतने के लिए सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की छवि हमेशा से हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता की ही रही है, बल्कि यह कहा जाए कि बीजेपी में उनकी उपयोगिता और स्वीकार्यता इस छवि के कारण ही बढ़ी है, तो कुछ इसमें गलत नहीं होगा। 2017 में आपको याद होगा जब यूपी में सीएम पद के लिए बड़े बड़े नेता दावेदार थे, तब भी हिंदुत्व के मुद्दे को जिंदा रखने और उसके बूते ध्रुवीकरण को जारी रखने के लिए संघ को योगी ही सीएम पद के सबसे उपयुक्त लगे थे। अपने चयन को सही साबित करने के लिए योगी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
गोरखपुर के साथ साथ राज्य के बाकी हिस्सों में भी योगी योगी कहने वाले लोगों की बड़ी जमात तैयार हो गई। अयोध्या में दीपोत्सव में हर साल नए रिकॉर्ड बनाना या कुंभ के मेले को दैवीय आयोजन बताना, ऐसे तमाम सारे काम जो हैं योगी प्रशासन में हुए। इसके बाद आम जनता के लिए कितने काम हुए कितने नहीं हुए, बातें गौण हो जाती हैं दोस्तों। असल मुद्दा यह बन गया कि प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है, मजबूत है, उसका धर्म सुरक्षित हाथों में है, आसमान छूता राम मंदिर बन रहा है और गरीबों को मुफ्त का अनाज बंट रहा है। जनता को शायद इससे अधिक कुछ और नहीं चाहिए, इसीलिए फिर से योगी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन उनके दोबारा सत्ता में आने का क्या यह मतलब है कि अब वो केंद्र की सत्ता के दावेदार भी बन सकते हैं? क्योंकि मोदी जी ने भी कुछ ऐसी ही छवि और जीत के साथ दिल्ली की ओर कदम बढ़ाए थे, आपको याद है ना। नरेंद्र मोदी से पहले तक राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यमंत्रियों की एंट्री बहुत कठिन माना जाता था, लेकिन 2012 में गुजरात में तीसरी बार जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी ने राज्य की राजनीति के धुरंधरों को ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि दिल्ली की राजनीति में बीजेपी के बड़े नेताओं को एक साइड में खड़ा कर दिया। अब 10 साल बाद 2022 में इतिहास कुछ हद तक खुद को दोहराता नजर आ रहा है। यूपी में लगातार दूसरी बार आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। पहली बार अगर ये कुर्सी संघ के प्रसाद के तौर पर मिली, तो इस बार उन्होंने बीजेपी में अपनी उपयोगिता को साबित कर इस कुर्सी पर अपना हक जमाया है। वैसे 5 साल के पिछले कार्यकाल में केंद्रीय नेतृत्व के साथ योगी की अनबन की कई खबरें रह रहकर आती रहीं। कई बार ऐसा लगा कि राज्य में ही योगी के कद को कम करने की तैयारी बीजेपी कर रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। बल्कि पिछले साल नवंबर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरह से उन्हें दिल्ली बुलाया गया और प्रस्ताव पेश कराया गया, उससे साफ हो गया था कि बीजेपी शासित दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से उनका दर्जा अलग है। कहने को तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी बतौर मुख्यमंत्री लंबी पारियां खेली हैं, मगर उनके खेल को राज्य की सीमा से बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन योगी इस मामले में अलग निकले। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि वो उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां से दिल्ली की सत्ता पर निशाना लगाना आसान होता है। इन चुनावों के वक्त भी कई मौकों पर ऐसा लगा कि योगी जी को साइडलाइन करने की तैयारी बीजेपी आलाकमान ने कर ली है, मगर संघ इस बात को जानता है कि हिंदुत्व की राजनीति उत्तर प्रदेश में योगी के बिना पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए पीएम मोदी के सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर बातचीत की फोटो रिलीज की गई। उस फोटो से बीजेपी में योगी के बढ़ते कद की कहानी साफ हो गई थी। आप याद कीजिए कि चुनावी सभा में पीएम मोदी ने यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी का नारा दिया था। तो यूपी की राजनीति में भाजपा के लिए योगी वाकई उपयोगी साबित हो गए हैं। अब सवाल यह है कि केंद्र की राजनीति में योगी किस स्थान पर रहेंगे, किस जगह पर रहेंगे। अब तक नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर अमित शाह का ही नाम आता था। उन्हें यानी अमित शाह को मोदी जी की परछाई कहा जाता था, लेकिन क्या उनकी जगह अब योगी को मिल सकती है? अभी के हालात जो हैं उसमें योगी आदित्यनाथ अमित शाह पर थोड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आरएसएस का उनका साथ है, आरएसएस का हाथ उनके ऊपर है। लेकिन उन्हें यानी योगी को अगर पहले अमित शाह और फिर नरेंद्र मोदी की तरह केंद्र की राजनीति का चेहरा बनना है, तो फिर उनको अपनी राजनीतिक शैली में बदलाव लाना होगा। यूपी का चुनाव तो बुलडोजर के नाम पर सफल रहा, मगर जब बात सारे भारत की होगी तो योगी जी को विकास का चेहरा भी बनना होगा और सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति भी दिखानी होगी। मोदी जी ने भी गुजरात में हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर अपनी पहचान बनाई और बाद में सबका साथ सबका विकास को राजनीति का आधार बनाया। इसका फायदा उन्हें मिला। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में खुद को बदला नहीं है। 5 साल पहले भी उन्हें हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता था और आज भी वो खुद को वैसा ही दिखाते हैं। अब योगी अपनी दूसरी पारी किस राजनीति के तहत, किस रणनीति के तहत खेलते हैं, ये 2024 तक साफ हो ही जाएगा जब आम चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि सारी परिस्थितियां जीतने के अनुकूल होने के बावजूद विपक्ष बीजेपी से कैसे पिछड़ गया और क्या अब वाकई कांग्रेस मुक्त भारत के दिन नजदीक आ गए हैं। 5 राज्यों में से 4 में जीत हासिल कर बीजेपी ने 2024 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस बार बीजेपी के खिलाफ बहुत से फैक्टर काम कर रहे थे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर से निपटने में बीजेपी शासित केंद्र और राज्य सरकारों की नाकामी, लॉकडाउन के वक्त मजदूरों की दर्दनाक घर वापसी, किसान आंदोलन के लिए बीजेपी का निष्ठुर रवैया, तेल और रसोई गैस की कीमतों से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था और खराब कानून व्यवस्था जैसे जरूरी मुद्दे को विपक्ष ने
भुनाने की खूब कोशिश की, मगर ऐसा लगा कि जनता ने हिंदुत्व के नाम पर ही वोट किया। हालांकि ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, जबकि सपा की बढ़ी हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी को एक तरफा जीत नहीं मिली है। यही हाल उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी रहा, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और अकाली दल दोनों को पटखनी देकर नई राजनीति की शुरुआत की है। कांग्रेस तो खैर पंजाब में अंतर्कलह का शिकार हुई और नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा करके कांग्रेस आलाकमान ने भारी गलती कर दी, जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी की कमजोरियों को नहीं भुना पाई। यही हाल गोवा और मणिपुर में भी रहा। गोवा में टीएमसी और आम आदमी पार्टी के बीच बटे वोटों के कारण कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं खत्म हो गईं। यही गणित यूपी में समाजवादी पार्टी पर भी लागू होता है। बसपा, एआईएमआईएम, कांग्रेस और भीम आर्मी के चंद्रशेखर के बीच अगर वोट नहीं बंटते तो बीजेपी को इतनी बढ़त समाजवादी पार्टी के मुकाबले नहीं मिलती। अखिलेश यादव ने छोटे दलों को साथ लेने का प्रयोग तो सही किया, मगर उन्हें बिखरे हुए विपक्ष का नुकसान भी उठाना पड़ा। कांग्रेस और बसपा के साथ पहले हुए गठबंधन में उन्हें कोई फायदा नहीं मिला था, तो इस बार दोनों से ही उन्होंने दूरी बनाई, मगर इस दूरी के बीच की जगह बीजेपी ने अपने फायदे के लिए हड़प ली। समाजवादी पार्टी की हार का एक और बड़ा कारण यह रहा कि अखिलेश यादव ने काफी देर से चुनाव की तैयारियां शुरू की। अगर किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ होता तो शायद समाजवादी पार्टी और रालोद की जोड़ी भी इस तरह बीजेपी को चुनौती नहीं देती। लगभग 4.5 साल तक समाजवादी पार्टी निष्क्रिय सी रही, जबकि इस दौरान बीजेपी ने हिंदू वोटों को बटोरने की सारी तैयारी कर ली थी। तो अब समाजवादी पार्टी पहले से अधिक मजबूत हुई हो, या उसकी सीटों में इजाफा हुआ हो, या बीएसपी और कांग्रेस के अस्तित्व पर अब सवाल उठने लगे हों, इन सब के बीच आज की सच्चाई तो यही है दोस्तों कि बीजेपी ने सत्ता की बादशाहत कायम रखी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीतकर, गोवा में खाता खोलकर यह संदेश दे दिया है कि आने वाले वक्त में वो न केवल कांग्रेस बल्कि टीएमसी के विकल्प के रूप में खुद को दिखा सकती है। अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों की बारी है और बीजेपी ने यहां तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपने देखा ही कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन का गुजरात दौरा कर चुके हैं, जबकि विपक्ष अब तक चुनावी समीक्षा में ही उलझा हुआ है। बीजेपी की चुनाव जीतने की तैयारी यह बताती है कि वाकई बीजेपी देश बदलना चाहती है। इस बदलाव में हो सकता है कि एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाए, और यह भी हो सकता है कि संशोधित नागरिकता कानून यानी सीए को भी लागू करने में बीजेपी न हिचकिचाए। हो सकता है कि अब कृषि कानून संशोधित तरीके से वापस आ जाए और समान नागरिक संहिता पर भी विचार होने लगे। संघ के हिंदू राष्ट्र वाले मिशन में कई एजेंडे हैं जिन पर अब तक विपक्ष के दबाव के कारण बीजेपी भी बैकफुट पर थी, लेकिन जब बीजेपी ने देख लिया है कि हिंदुत्व का कार्ड चुनाव में तुरूप के इक्के की तरह साबित होता है, तो अब भला वो क्यों पीछे हटेगी। खैर, महान शायर जॉन एलिया ने ठीक ही फरमाया है कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।